हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में कि किस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या होती है? ऐसी मेथड होती है जहाँ पे आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग एडवर्टाइज एड को। ठीक है, वो प्रोग्रामेटिक को ऑटोमेटेड करने का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी थर्ड पार्टी एड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एडवर्ड हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम एड हुआ या व्हाट्सएप एड हुआ, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप एड डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑडियंस फ़िल्टर कर सकते हैं, सीपीसी सेट कर सकते हैं और बहुत सारे अदर आपको फीचर वहाँ पे मिल जाते हैं। तो सेम उसी तरीके का एटमॉस्फेयर आपको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में मिल जाए, इसके लिए हम आगे आपको बताएँगे कि किस तरीके से होता हैगा। सेकंड आपको होता है इसमें एडवांस एल्गोरिथम मिल जाती है, एआई आपको मिल जाएगा जो आपके एडवर्टाइजिंग को एनहांस कर देगा। ठीक है, नो डाउट गूगल और अदर प्लेटफॉर्म भी देते हैं, पर उसके सबके अपने-अपने चार्जेस होते हैं। ठीक है, थर्ड आपको मिल जाएगा कि आप इस प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में आप अलग-अलग टाइप के डिस्प्ले एड, वीडियो एड, सोशल मीडिया एड और नेटिव एड चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में अ, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है, किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले होता है एडवर्टाइज़र। मैं आपको एडवर्टाइज़र वो होता है जो अपना प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस के लिए लीड कलेक्ट करना चाहता है और अपनी प्रोडक्ट को और सर्विस को एडवर्टाइज करना चाहता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपका एडवर्टाइज़र कहलाता है। सपोज आप ई कॉमर्स कंपनी रन करते हैं, आपके पास ई कॉमर्स का लॉट है, प्रोडक्ट से आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, देन आप एडवर्टाइज़र हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएसपी, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। अब एडवर्टाइज़र जो होते हैं उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जहाँ पे जाके वो अपना डिज़ाइन कर सके, बैनर को एड डिज़ाइन कर सके और वहाँ से उसको ट्रिगर कर सके किसी और पब्लिशर की वेबसाइट पे। तो जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। मतलब ये एडवर्टाइज़र और डीएसपी दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डीएसपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप एड रन कर सकते हैं, एड रन कर सकते हो, एड डिज़ाइन कर सकते हैं। एडवर्टाइज़र के जितने भी फीचर्स होते हैं वो डीएसपी के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अब एड एक्सचेंज क्या होता है? एड एक्सचेंज ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, आपके पास एडवर्टाइज़र है, आपके पास पब्लिशर है, और उनके बीच में जहाँ पे आप एड एक्सचेंज और रियल टाइम बीट ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप उनके कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करके एक प्राइस होता है, सडन प्राइस पे आप बिडिंग करते हैं कि हाँ इस ट्रैफिक को आप बाय कर रहे हैं अपने एड के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एक सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म होता है। सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म से पहले हम आपको बता दूंगा पब्लिशर क्या होते हैं। पब्लिशर वो बंदे या वेबसाइट होती है जिनके पास ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो एक ब्लॉगर हो सकता है जो अपना ब्लॉग दे करके उस पर ट्रैफिक लेता है, वो एक यूट्यूब का वीडियो हो सकता है जहाँ पे ट्रैफिक आता है, वो एक न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे अपनी वेबसाइट की स्पेस वो आपको दे करके आपका एड चलाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पब्लिशर। अब पब्लिशर को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपनी वेबसाइट सबमिट करे और वहाँ पे जो कोड होता है अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करे और देन वहाँ से एडवर्टाइजर अपना एड रन कर पाए। तो इसी तरह के जिस तरीके से डीएसपी एडवर्टाइजर की हेल्प करता है, उसी तरीके से एसएसपी जो होता है वो पब्लिशर की हेल्प करता है, ताकि पब्लिशर अपने वेबसाइट पे इजीली एड रन कर पाए स्मूथली। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगेन एडवर्टाइजर वो होता है वेयर इज द प्रोसेस स्टार्ट, द एडवर्टाइजर सेट अप अ कैंपेन विद बजट एंड डिफाइन टारगेट ऑडियंस। मतलब एड बनाने की पूरी प्रोसेस एडवर्टाइजर जो करता है, एडवर्टाइजर जो एड चलाता है जहाँ पे एक बजट बजट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्विस होती है जहाँ से वो स्टार्ट करता है। अब डीएसपी एक ऐसा टूल होता है जो अलाउ करता है प्लेटफॉर्म या इन्वेंट्री को बिड कर सके जहाँ से वो एडवर्टाइजर अपने रिसोर्सेज यूज कर सकता है। एड एक्सचेंज ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे बिडिंग होती है, जहाँ पे एडवर्टाइजर पब्लिशर दोनों मिलते हैं और बिड के थ्रू इंश्योर करते हैं एड चलाना। सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म ये हेल्प करता है पब्लिशर को। This is where publisher offer their ad space to for auction. The SSP ensure that publisher get the best price for their available ad space. Like SSP जो होता है वो एक मार्केट प्राइस, बिकॉज जब एडवर्टाइजर और पब्लिशर दोनों मार्केट में जाते हैं तो उन्हें एक्चुअल जो सीपीसी प्राइस होती है, सीपीए प्राइस होती है, पर क्लिक प्राइस होती है, वो उन्हें उसका कुछ आइडिया नहीं होता। तो अब सपोज एग्जांपल के लिए किसी कीवर्ड की प्राइस, अगर इंश्योरेंस का कीवर्ड है बहुत हाई है, अगर एक पब्लिशर नया गया वो कीवर्ड इंश्योरेंस के कीवर्ड पे ट्रैफिक ला पा रहा है, तो उस स्थिति में अगर वो जाके वेबसाइट लगाता है और वही पब्लिशर दूसरा पब्लिशर होता है किसी और एग्जांपल के लिए कोई और कीवर्ड है, जैसे कि सपोज अफिलिएट मार्केटिंग जिसकी सीपीसी इंश्योरेंस के मुकाबले कम होती है, तो ये सब चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना एक पब्लिशर के लिए जो एक वेबसाइट में अपना परफेक्ट है, ब्लॉग बनाने में परफेक्ट है, परफेक्ट कंटेंट राइटर है, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको ये सब बीट ऑटोमेटेड सेट मिलेंगे कि यार ये इस कीवर्ड के हिसाब से, इस ट्रैफिक के हिसाब से आपकी या आपकी ट्रैफिक क्वालिटी के हिसाब से आपका प्राइस ये होगा। तो ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग सेट कर देता है, मतलब पब्लिशर को एक बेनिफिट मिल जाता है
कि उसको ऑटोमेटेड सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पे जाके अपना एड रन कर पाए। ठीक है, जैसा मैंने कहा एडवर्टाइजर के पास फ़ायदा है कि वो 30 से 50% का जो मीडिएटर का प्राइस होता है वो कम कर सकता है। उसी तरह पब्लिशर के पास भी एक फ़ायदा है कि वो 30 से 50% का बेनिफिट गेन कर सकता है। डिपेंड करता है बार्गेनिंग पे एंड ऑल अदर अदर थिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको बोलते हैं मीडिया बाइंग और बिडिंग। ठीक है, वो क्या प्रोसेस होता है कि आप उस पर अपना जो रेवेन्यू है 30 से 50% तक बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक पब्लिशर, आपके पास ट्रैफिक है, आप सबमिट कर रहे हैं गूगल एडसेंस पे। नो डाउट गूगल एडसेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा हाई पे आपके ट्रैफिक को ले जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं गूगल एडसेंस से या गूगल एडवर्ड से सीधे आप कंपेयर कर सकते हैं, मगर आप आपका पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, मनी इज़ बेटर। तो 30 से 50% का जब आप पैसा बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसमें आपको किसी प्लेटफॉर्म के थप्पे की ज़रूरत नहीं है। आपको बेनिफिट ये है कि आप एक्चुअल में अर्निंग कर पा रहे हैं 30 से 50% तक। दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कुछ केपीआईज होती है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखने के पहले। ठीक है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में जाने के पहले। ठीक है, तो ये केपीआईज होती है सीटीआर रेट। सीटीआर रेट की बात करें जिसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये एसईओ में भी काम करता है और एडवर्टाइजिंग में भी काम करता है। अभी कैसे काम करता है? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप गूगल पे गए, आपने कोई सर्विस सर्च करी। एग्जाम्पल के लिए आपने सर्च करा कि कंप्यूटर रिपेयर या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, कंप्यूटर सर्विस अगर आपने सर्च करा गूगल पे। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 50 वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, अब इन 50 वेबसाइट में से अगर आप 1 2 3 4 पेज पे जाएं, अगर इन सब वेबसाइट में से अगर कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट को क्लिक कर रहा है, ये सपोज आपकी वेबसाइट है, अगर इस पर कोई क्लिक कर रहा है, देट मीन आपके कंटेंट में, आपके मेटा में, आपके टाइटल में, आपकी ब्रांड में कुछ एक अलग लेवल की बात है। ठीक है, आपने बहुत अट्रैक्टिव मेटा बनाया। मेटा जो होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन वो इसको बोलते हैं ये, और जो टाइटल टैग होता है वो ये होता है। तो इसको देख के बंदा अगर कोई क्लिक कर रहा है, या आपकी ब्रांड कुछ बड़ी है, या आपका ब्रांड नेम कुछ बड़ा, या समहाउ आपके पास यहाँ पे क्लिक आ रहा है सीटीआर रेट के, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको सीटीआर रेट धीरे धीरे अप होते जाता है। जैसे जैसे सीटीआर रेट आपका अप होगा, क्लिक थ्रू रेट मतलब 50 लोगों की वेबसाइट के बीच में आपकी वेबसाइट को अगर क्लिक मिल रहा है, तो आप अगर गूगल एनालिटिक लगाएंगे या कोई भी अदर एनालिटिक प्लेटफॉर्म लगाएंगे जो आपके क्लिक को ट्रैक कर रहा है, वो आपको बता देगा कि आपका सीटीआर रेट कितना आ रहा है। अगर आप एड भी चलाएंगे गूगल एडवर्ड या किसी भी मेथड के थ्रू करेंगे, तो आपको वहाँ पे अगेन सीटीआर रेट पता चल जाएगा कि आपका सीटीआर कितना आ रहा है। जितना ज़्यादा आपका सीटीआर रेट बढ़ते जाएगा, उतनी आपकी सीपीसी कॉस्ट पर या सीपीए कॉस्ट या कॉस्ट पर क्लिक कॉस्ट, पीपीसी कॉस्ट जिसको बोले अपन, पे पर क्लिक और पे पर कॉल जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। मतलब आपकी वेबसाइट एसईओ में आगे है, लोग आपकी ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मैं एक एड चलाता हूँ, सपोज एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर एड चलाता हूँ किसी बड़ी ब्रांड के लिए, डेल कंप्यूटर के लिए एड चलाता हूँ। ठीक है, डेल कंप्यूटर का ये खुद ही अपना एड चलाता है। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर सर्विसेज में वो एड चलाएगा, तो उसको जो कॉस्ट पर क्लिक है बहुत कम आएगा। रीज़न, ठीक है, एक तो बल्क में बाय करता है वो तो ठीक है, पर उसका जो पेज और इम्प्रेशन और जो एसईओ है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो उस स्थिति में ऑटोमेटिकली उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती चली जाएगी। उसकी कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत कम होगी, उसकी क्लिक की कॉस्ट कम होगी। ठीक है, मतलब इतनी कम होगी कि आप ये मान के चलिए कि आपको जो 10 गुना लग रही है उसको 1 गुना लगेगी। मतलब आप जहाँ जिस चीज़ के लिए आप 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, उसी सेम चीज़ के लिए वो 1 रुपया खर्चा कर रहा है। और ठीक है, तो ये जब आप इंक्रीज करते हैं, इसकी मेथड मैं आपको बताऊंगा कि सीपीए कॉस्ट को सॉरी सीटीआर रेट को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, उसकी ऑर्गेनिक मेथड भी बताऊंगा। कुछ टूल्स होते हैं वो भी आपको बताऊंगा जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कि कैसे हम अपनी सीटीआर रेट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सीटीआर रेट बढ़ाते हैं आपका एसईओ बूस्ट कर जाएगा। सेकंड, आपका जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसकी ट्रिक्स, मेथड और कैसे करता है काम, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अपन आगे लेक्चर में जब डिटेल में जाएंगे तो इसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वर्जन रेट की। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप परसेंटेज में लोग आपकी डिजायर एक्शन कर रहे हैं, डिजायर एक्शन मतलब आप साइन अप फॉर्म करवा रहे हैं, आप एड टू कार्ट करवा रहे हैं, बाय करवा रहे हैं, आप लॉग इन फॉर्म करवा रहे हैं, क्लिक टू कॉल करवा रहे हैं, आप व्हाट्सएप चैट में कनेक्ट करवा रहे हैं, आप टेलीग्राम कनेक्ट करवा रहे हैं, वो एक डिजायर एक्शन होता है। डिजायर एक्शन मतलब आपका एट द एंड आप एड चला के चाहते क्या है। ठीक है, कि फॉर्म फिलअप है, टेक्स्ट है, मैसेज है, ईमेल है, जो भी आपको चाहिए वो आपका कन्वर्जन रेट कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एड चला रहे हैं। अब नो डाउट हमको कन्वर्जन, इसीलिए हम एसईओ कर रहे हैं जिसमें हमको कन्वर्जन रेट चाहिए। तो जब हम गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आते हैं तो गूगल के पास कुछ टूल्स होते हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे, जिससे आपका कन्वर्जन रेट वो पूरी तरीके से चेक कर सकता है।
ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई कन्वर्जन रेट होगा उतनी लो आपकी कॉस्ट होती जाएगी। ठीक है, अगेन एसईओ में भी यही होता है कि जितना ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट हाई आएगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होगा, प्लस आपका वेबसाइट जो बूस्ट करेगा, रैंक करेगा। ठीक है, इसके भी कुछ ऑर्गेनिक टूल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मेथड्स होती है, कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं, जो आपके मेंशन करेगा आपके वेबसाइट के मैट्रिक में। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे आगे। ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है कि एक किसी कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है, मतलब सपोज आपने लीड कलेक्ट करी, आपने कार सेल की लीड कैंपेन चला रहे हैं, आप कार सेल करना चाहते हो, तो एक आपको पता है कि उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो वो जिस कॉस्ट पे आप एक कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, अगेन ये सीपीए जो कॉस्ट होती है वो सीटीआर रेट, कन्वर्जन रेट, एक और चीज़ होती है उसको बोलते हैं बाउंस रेट, उस पर डिपेंड करती है, एसईओ पर डिपेंड करती है, आपके वेबसाइट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, आपके मेटा पर डिपेंड करती है, आपके टाइटल्स पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे चीज़ें आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हाँ, आपके अगेन आपकी कीवर्ड पर डिपेंड करती है, आपके लैंडिंग पेज पर डिपेंड करती है, तो वो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ का जो एट द एंड जो एंड रिजल्ट होता है वो आपका एडवर्टाइजिंग होता है। सेम चीज़ें प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में भी मैटर करती है, पर जितना अदर प्लेटफॉर्म पे करती है उतना नहीं करती है। ठीक है, अगर आपकी ये सब चीज़ें आप एकदम नए हैं, आपके पास सीटीआर बहुत कम है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, सीपीए आपके बहुत हाई जा रहे हैं, कन्वर्जन रेट बहुत आपके लो आ रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्राइस आपके वो कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के मुकाबले। उस पर किस तरीके से काम करना है, वो कैसे होगा, वो सब हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अब रिटर्न, अब इसको आप आरओआई बोल लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोल लीजिए, आरओएस बोल लीजिए। ठीक है, तो जितने आप एड चलाते हैं उस पर आपको क्या अर्निंग होगा। देखिए, एड कोई भी चलाता है तो कमाने के लिए चलाता है। ठीक है, आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे एड नहीं चला सकते जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट ना हो रहा है, कोई कन्वर्जन ना आ रहा हो या कोई वो ना हो रहा हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप कॉल के लिए चला रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप के लिए चला रहे हैं, आप लीड के लिए चला रहे हैं, आप ब्रांडिंग के लिए चला रहे हैं, आप रीटारगेटिंग चला रहे हैं, रीब्रांडिंग चला रहे हैं। ठीक है, किस टाइप का एड चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके आरओएस। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है, कैसे प्रोग्रामेटिक दुनिया है, एडवर्टाइजिंग दुनिया है, किस तरीके से काम करती है, उनको किस तरीके से हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करके चला सकते हैं। अगर नो डाउट अगर आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग सीख के प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के रूप पे जाना चाहते हैं, ठीक है, वो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। पर ये जो मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग और ट्रेडिशनल एसईओ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सीखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो एड स्पेंड है वो कम से कम 50% से लेकर 100% तक कम हो जाएगा, अगर आप ये पूरा कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे किस तरीके से होता है। विजिबिलिटी, आपके एड सर्वर एड जो एड आपके वो कितने यूजर्स देख रहे हैं उसको विजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपको एफिशिएंसी मिल जाती है, कॉस्ट आपकी बच जाती है, टारगेट आप अच्छे से कर सकते हैं, स्केलेबल होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये ऑलरेडी कीवर्ड पर अपन बात कर चुके हैं। एफिशिएंसी मतलब कि ये अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो अपने आप में कंप्लीट है, आप इसको इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ 30 से 50% का जो मीडिएटर कॉस्ट है वो बच जाएगा। ठीक है, टारगेट आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, किसके साथ डील करना है, किस टाइप की वेबसाइट से डील करना है। आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कहाँ ऐड चलाना है। पर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आपको पता है कि हमें ऐड कहाँ पे चलाना है। ठीक है, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गूगल पे तय नहीं कर सकते, गूगल के पास बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, पर वो फिल्टर एट द एंड आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप किस वेबसाइट पे आपका ऐड चलेगा, पर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग आपको बता रही है कि किस वेबसाइट पे आपका ऐड चलेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किस तरीके से काम होगा। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग आपकी जो प्रोसेस है उसको बाइंग और सेलिंग की स्पेस, एड स्पेस की जो मेथड होती है उसको बहुत इजीली कर देती है। आपका मैन्युअल नेगोशिएशन होता है, आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं सीधे के सीधे पब्लिशर के साथ में, या पब्लिशर एडवर्टाइजर के साथ डील कर सकते हैं डायरेक्टली। रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो मार्केट प्राइस है, जो करंट चल रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग बिडिंग और ऑल सेट हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होती है कि अगर आप जैसे एडवर्ड मेड बनाएंगे, बनाने के बाद आपको 1 से 2 दिन, कई बार काफ़ी समय लग जाता है अप्रूवल के लिए, तो वो चीज़ें आपकी हट जाएगी, आपने इधर एड ना उधर आपका एड चालू। ठीक है, तो हम आगे बात बढ़ते हैं। अभी किस तरीके से बेनिफिशियल होता है मैं आपको उसको एड के थ्रू मतलब समझाना चाहूँगा। हाँ, पहले प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है। एडवर्टाइजर है, डीएसपी है, एसएसपी है। ठीक है, एडवर्टाइजर कम्युनिकेट करता है डीएसपी से, डीएसपी पे जाके वो एड बनाता है, एसएसपी कम्युनिकेट करता है पब्लिशर के थ्रू, फिर ये मार्केट प्लेस प्राइस होता है जहाँ पब्लिशर ये आपका एसएसपी के थ्रू आपके पास आएगा, और ये मार्केट है जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्रोसेस काम करती है कि एडवर्टाइजर, प्रोग्रामर और
हाँ सॉरी, एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर, बीच में आता है एसएसपी और डीएसपी जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजर को हेल्प करने के लिए डीएसपी है, पब्लिशर को हेल्प करने के लिए एसएसपी है। ठीक है, तो ये पूरा एक मार्केट प्लेस इसी तरीके से काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जी, प्राइसिंग, टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन। प्रोग्रामेटिक एड्स में आप क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट को सेगमेंट करना मतलब आप जैसे फेसबुक में करते हैं, गूगल में करते हैं, आप जियोग्राफिकली आप ऑडियंस को वो कर सकते हैं, आप डेमोग्राफिकली कर सकते हैं, उनके बिहेवियर से भी कर सकते हैं कि कस्टमर का परचेसिंग क्या है, कितना परचेस करता है, एज ग्रुप किस एज ग्रुप में आ रहा है, उसके बाद उसका किस कंट्री से आ रहा है। ठीक है, और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कि ऑलरेडी उसने, अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए आप एक घर बेच रहे हो, उसने ऑलरेडी 15-20 घर सर्च कर रखे हैं, तो अब वो आपका एक पोटेंशियल बायर है जो 100% आपसे बाइंग करने जा रहा है। उसमें आपका फाइनेंशियल डाटा भी अगर ऐड हो जाए कि वो, अगर आप 1 करोड़ का घर बेच रहे हैं, आप किसी ऐसे बंदे को दिखा रहे हैं जिसका बजट ही नहीं है, ठीक है, जो 1 करोड़ का घर बाय कर सकता है, प्लान कर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें एडवर्ड में या फेसबुक में अवेलेबल नहीं, ये चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे भी जाके उनको चला के कि वहाँ पे भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर जिन डिटेलिंग के साथ आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं, मतलब उतना डिटेलिंग में आप इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं होती है। ठीक है, डिटेलिंग होती है पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक्चुअल में उन्हीं लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, रीटारगेटिंग कर सकते हैं आप। अब रीटारगेटिंग का मतलब ये होता है कि सपोज एग्जाम्पल के लिए देखिए, ब्रांडिंग जब जो रीटारगेटिंग कैंपेन होते हैं वो किसके लिए काम आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप एक सर्टेन लेवल पार कर चुके हैं, आपकी कंपनी एक छोटे बजट से एक मीडियम बजट पे जा चुकी है, तो वहाँ पे आप कस्टमर को, पुराने कस्टमर से उनको फिर से रीटारगेट करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कुकीज़ का डाटा किसी कस्टमर के पास है, उसको रीब्रांडिंग कर सकते हैं। आपका ईमेल डाटा किसी के पास है, किसी कस्टमर का आपका ईमेल कम्युनिकेशन हुआ है, उससे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अलग-अलग मेथड्स होती है। ऑलरेडी आपसे किसी ने कम्युनिकेट करा है किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, उसको आप रीटारगेट कर सकते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक है, आप डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से एड क्रिएटिव बना सकते हैं, अपना बैनर बना सकते हैं ऑटोमेटिकली व्यूअर्स की चॉइस के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से और एंगेजमेंट के हिसाब से। ये हम बात करेंगे एक के बाद एक जब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट इफेक्ट बेनिफिट क्या है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में और प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, जो बेनिफिट्स है, सबसे पहले बेनिफिट है वो आपका है मिल इन मिल को बाईपास करना। ठीक है, मैं अगेन जैसा बोल रहा हूँ, 10 से 30% तक का आपका सेविंग हो जाता है, और कुछ केसेस में अगर टैक्स वैक्स इंक्लूड कर ले तो 50% तक भी सेविंग हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप एड चला रहे हैं, 50% आपको सेव हो रहा है, तो आप क्यों जा रहे हैं प्रोग्राम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की तरफ। आप यूज़ करिए प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आरओआई जो होता है वो आपका बेटर हो सकता है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू की तुलना में। वो हम बात करेंगे किस तरीके से बेटर हो सकता है, उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स में सारी आपको बताऊंगा कि कैसे हम आरओआई पे काम कर सकते हैं। स्केबिलिटी ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस को आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं कि लार्ज कैंपेन है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे कस्टमर को, टारगेट को, ऑडियंस को ग्रो करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपका एड चलेगा। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग आपका मोबाइल पे चलेगा, डेस्कटॉप पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपका एड रन कर सकते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक सेम टाइम पे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट है, कुछ लोगों के पास सर्विस है, कुछ लोग पब्लिशर है जो अपना 20 से 50%, 30% से 50% तक का जो मीडिएटर को पेमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से परेशान है। पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास आ, या तो ही सीखने के लिए कर रहे हैं या एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए, वो अपना खुद का एड नेटवर्क बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, जब आप मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको आपका खुद का एड नेटवर्क बना के दूंगा, जहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हम ये पूरे कंप्लीट करने के बाद में कि हम हमारा खुद का एड नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप आपका खुद का एड एक्सचेंज बना सकते हैं। आप इन्वेस्ट पब्लिशर की इन्वेंटरी ले सकते हैं, प्लस पब्लिशर की इन्वेंटरी भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। हम आगे बढ़ते हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, आज की डेट में अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो क्लिक बिजनेस। आज गूगल का जो अर्निंग है, फेसबुक का जो अर्निंग है, या किसी भी टॉप 100,000 आप आईटी कंपनीज को चले जाइए, उनका मेन रेवेन्यू यही है कि वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रैफिक दे रही है, क्लिक दे रही है। तो ये इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं मेरी नज़र में।
आप गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, आप पता करिए कि ये कितने डॉलर्स की इंडस्ट्री है। मतलब मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो आप ये बिजनेस में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतने बड़े रेवेन्यू पे अगर आप बात करते हैं, डील करते हैं, तो उसका 0.001% भी अगर आप ले पाए, ठीक है, तो अब भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी बिजनेस में हम आपको ये जो अपना वीडियो है, हम उसी बिजनेस की तरफ आपका फोकस करवा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, खुद का ये नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं और खुद की इन्वेंट्री बना सकते हैं। इन्वेंट्री कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर आपको बात करूंगा। इन्वेंट्री बनाना पहले चैट जीपीटी के आने के पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आपको कंटेंट राइटिंग, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर सब चीज़ें आनी होनी आना चाहिए। मगर आज के डेट में एआई है, आपके लिए इन्वेंट्री बना देगा। प्रोग्रामेटिक एसईओ है, प्रोग्रामेटिक एसईओ का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसमें आप एक एक आधे घंटे में या 1 घंटे की मेहनत में आप किसी एक वेबसाइट पे 10,000 तक के पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा, सोचिए आप ये 10,000 पेज आपके खुद के हैं, लाइफ टाइम के लिए आप उन पेज पे जाके वेट चलाइए। समझ रहे हैं मतलब कितना बड़ा गेम की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं हो रही है, आप एक ऐसी इंडस्ट्री को, एक ऐसी एडवर्टाइजिंग मेथड को सीखने जा रहे हैं जो लाइफ टाइम आपको अर्न करके देगी। आपके प्रोडक्ट सर्विस सेल करिए, आप इस बिजनेस में उतरिए। ठीक है, किस तरीके से काम करता है हम उसके ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका एड नेटवर्क जब आप बिजनेस सेट करते हैं तो एडवर्टाइजर को आप कैसे एट्रैक्ट करेंगे, ये हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके एड नेटवर्क के बिजनेस में आप एडवर्टाइजर को ला सकते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो जो इनोवेशन है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से एड नेटवर्क के लिए, एड सर्वर के लिए, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए, वो आपको हम डिटेलिंग में उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये सब चीज़ें सीख के कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका, हाँ, किसी भी बिजनेस के लिए जैसा हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी आप बाईपास कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं, बजट अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग जो है वो किन बिजनेस के लिए, या वैसे तो ये सभी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, पर कुछ जो ऐसे बिजनेस है जैसे ई कॉमर्स है, आप ई कॉमर्स में अगर आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप 50% सेव कर रहे हैं। प्लस मैं आपको कुछ ऐसी मेथड बताऊंगा कि उन मेथड के थ्रू आपके 100% सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। मतलब आपने आपकी, देखिए समझिए इस बात को, आप ही एडवर्टाइजर है, आपका ही सर्वर है और आप ही पब्लिशर है, तो पैसे किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पब्लिशर मतलब जो पब्लिशर की इन्वेंट्री होती है वो आपको मैं भर दूंगा। आप बोलिए मुझे 10,000 वेबसाइट चाहिए, आप मेरी कंपनी से बात करिए, एड चलाने के लिए हम उसको सेटअप करके देंगे। ठीक है, और वो एड आप, जब तक आपका डोमेन जिंदा है, आप सपोज साल भर तक चलाना चाहे, साल भर तक उन वेबसाइट पे, उन ब्लॉग्स पे, उन इंक्लूडिंग ऐप, ऐप भी आपको हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है कि अगर आप बोले कि हमको 200 ऐप चाहिए, 200 ऐप आपको हमारी कंपनी देगी। 200 ऐप पे आपके ही नीच से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको हम वेबसाइट देंगे, ऐप देंगे, साथ में आपको ब्लॉग देंगे, कंटेंट के जितने जितने सोर्सेज होते हैं वो सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और वो प्रोवाइड ऐसे होंगे कि वो आपके लिए लाइफ टाइम काम करेंगे। आप सपोज 1 साल, हाँ, डोमेन वगैरह जो होस्टिंग वगैरह के जो रिन्यूअल प्राइसेस होते हैं वो एक बेसिक प्राइस होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। बाकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आपको पर डे पैसे लेके नहीं बैठना होगा एड चलाने के लिए, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये एक बार बन गया, साल भर आप उससे पैसे कमा सकते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस सेल करके। उसके लिए कैसे करते हैं हम बात करेंगे। ई कॉमर्स के लिए बेनिफिशियल है, ट्रेवल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कैसे बेनिफिशियल है, आप टारगेट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, एड को। ठीक है, शॉपर्स के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जियो लोकेशन टारगेट कर सकते हैं आप, रियल टाइम ऑफर होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, कि किस तरीके से डील करना है, सब वो चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। डेमोग्राफिक टारगेटिंग आपको पता ही है कि जियो फेंसिंग कर सकते हैं आप, लोकेशन के हिसाब से एड चला सकते हैं। एड फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कब एड चलाना है, कब नहीं चलाना है। ठीक है, और टाइम सेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के मोबाइल, टीवी डिवाइस, सभी टाइप के डिवाइस आपके प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में कवर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम केस स्टडीज इन प्रोग्रामेटिक सक्सेस किस तरीके से काम करता है। देखिए, मैं आगे बढ़ूँ, डिटेलिंग में जाऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कंपनी जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के साथ काम कर रही है। ठीक है, तो हम कुछ केस स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोको कोला जो है वो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू काम करती है। ठीक है, अब इन किन टूल्स को यूज़ करती है वो मैं आपको उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को यूज़ करके हाइपर टारगेट यूज़र अलग अलग रीजन में वीडियो एड और उसके हिसाब से चलाती है। वो कैसे चलाती है, मैं अपन किन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है मैं आपको वो भी बताऊँगा। एयरबीएनबी भी जो है प्रोग्रामेटिक डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती है।
ठीक है, नाइके जो है वो यूज़ करती है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को, कैसे यूज़ करती है, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करती है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं हम कोको कोला। कोको कोला जो है वो जिन जिन मेथड को यूज़ करती है उसके पास रियल टाइम बिडिंग का एक्सेस होता है, प्राइवेट मार्केट प्लेस होता है, डायरेक्ट प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए जिन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म के नाम भी आपके सामने लिखे हैं, गूगल डिस्प्ले एंड वीडियो 360 एंड ट्रेड डेस्क एंड एडफॉर्म। ठीक है, तो कोको कोला की ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का जो मेथड होता है उसके अंदर इन प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पे आपको जाके लॉगिन करवा के मैं भी सिखाऊंगा कि ये, ठीक है, अगेन आप बोलो कि मैं फिर गूगल ले आया बीच में, तो गूगल रहेगा क्योंकि गूगल से ज़्यादा ट्रैफिक किसी के पास नहीं, पर गूगल एडवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, गूगल डिस्प्ले वीडियो 360 में और गूगल एडवर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं हम, आप एक अलग लेवल का सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट जो है वो 30% यहाँ पे भी कट हो जाएगा अगर आप इस सर्विस के थ्रू भी गूगल एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, सेम इस सर्विस के थ्रू भी करते हैं, इस सर्विस के थ्रू भी करते हैं। तो कोको कोला जो है आपको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड करेगा, कंज्यूमर डाटा प्रोवाइड करेगा, डेमोग्राफिक, सॉरी, कोको कोला जो यूज़ करता है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू, वो ये सब बेनिफिट यूज़ करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएनजी किस मेथड का यूज़ करता है। तो पीएनजी भी अगेन प्रोग्रामेटिक डायरेक्ट प्राइवेट पीएमपी मार्केट प्लेस का यूज़ करता है, गूगल एड मैनेजर का यूज़ करता है, मीडिया मेथ का यूज़ करता है, अमेजन डीएसपी का यूज़ करता है। अब ये कैसे करता है, ई कॉमर्स के केस में सबसे बेटर है आपके लिए ये। तो पीएनजी के जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ई कॉमर्स बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है अमेजन डीएसपी। ठीक है, तो उसका जो ये क्या होता है, अगेन अगर मैं अमेजन पेज चलाऊंगा एक प्रोडक्ट लगा के, अमेजन 20 से 30% का कट लेगा। अगर मैं उसको डीएसपी से चलाऊंगा 20-30% कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल छोड़ दो, एडवर्ड गूगल एडवर्ड छोड़ दो। हम कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेटफॉर्म की हेल्प लेंगे, मगर एक एडवांस लेवल पे, बेसिक लेवल पे नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ, इनको भी बाईपास कर सकते हैं, पर ये बड़ी बड़ी कंपनी से पे कर सकती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको गूगल डिस्प्ले के पास ही जाना है या अमेजन डीएसपी के पास ही जाना है, ये भी बाईपास हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपके मीडिया एडवर्टाइजिंग स्टाइल पे। ठीक है, कैसे करना है हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, एडवर्टाइजर किस तरीके से काम करता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और कंपनी के प्लेटफॉर्म है, यूनिलीवर जो है वो किस मेथड का यूज़ करता है, नाइके किस मेथड का है। ये स्क्रीन आप पॉज करके आप देख सकते हैं किन प्लेटफॉर्म का मेथड का यूज़ करता है, कैसे काम करते हैं ये लोग। ये सारे जितने प्लेटफॉर्म के नाम देख रहे हैं मैं इनको आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इन पे साइनअप कैसे करते हैं, इन पे काम कैसे करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम, अमेजन कैसे काम करता है, स्पॉटिफाई कैसे काम करता है, किन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, मैकडोनल्ड कैसे काम करता है, रोरल कैसे काम करता है, हेनिकन कैसे काम करता है, वॉलमार्ट कैसे काम करता है। ये सारे प्लेटफॉर्म को आपको, या आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, ये सारे इनके प्लेटफॉर्म की डिटेल लिखी है। अगर इनका बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस मॉडल सेम है, मतलब प्रोडक्ट सर्विसेज सेम है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म जो है, अब जैसे अभी जिन प्लेटफॉर्म के हम यहाँ पे नाम देख के आते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे करी है। गूगल डिस्प्ले गूगल का प्रोडक्ट रहेगा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, रियल टाइम बिडिंग और ऑडियंस दे देगा आपको। एडवर्ड पे आप जो करते हैं, एडवर्ड का एक लेवल ऊपर। ठीक है, तो एडवर्ड में आप जो कैंपेन चलाते हैं, एड चलाते हैं, उससे थोड़ा आपको बेनिफिट रहेगा प्राइस का, बिडिंग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डेस्क प्लेटफॉर्म होता है जो एडवांस टारगेटिंग में आपको यूज़ करता है। ठीक है, ट्रेड डेस्क जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली हम डाटा के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम डाटा को इंटीग्रेट करते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म को जो डाटा है, जिससे हम हमारे कैंपेन्स को और ज़्यादा लेजर टारगेट कर सकते हैं। हमें पता होगा कि हमारे पास कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। मीडिया में जो होता है डीएसपी ऑफर करता है, जहाँ पे आप कैंपेन बनाते हैं। डीएसपी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना परफेक्टली एक डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे डीएसपी कहते हैं। ठीक है, अमेजन डीएसपी ई कॉमर्स के लिए होता है, जहाँ पे आप ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट कर सकते हैं। जेंडर होता है जो आपको इन्वेंट्री के ऊपर काम करता है, ताकि आपकी इन्वेंट्री को प्रीमियम लेवल पे ले जाए। ठीक है, मतलब आप एक सस्ती वेबसाइट जो किसी बहुत कम ट्रैफिक या फेक ट्रैफिक से बचकर अगर आप जेंडर की सर्विसेज लेके काम कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो एक प्रीमियम लेवल की हो जाएगी। उस लेवल की हो जाएगी जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपका एड चल रहा है, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि फोर्ब्स की वेबसाइट पे चल रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझ सकते हैं हम, जो टॉप वेबसाइट है, जो टॉप न्यूज़ पोर्टल से, जो टॉप के ऑडियंस जहाँ पे आती है,
उन वेबसाइट पर आपका ऐड चलेगा। ये जेंडर आपका फिक्स करता है कि प्रीमियम इन्वेंट्री आपको मिले ताकि आपका कन्वर्जन हाई हो। ठीक है, ऐसी इन्वेंट्री मिले जहाँ पे बायर रियल यूजर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप स्कैम से बच सके। क्लिक के अंदर एड फॉर्म होता है जो डीएसपी प्रोवाइड करता है, जिसमें प्रोग्रामेटिक की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, स्पेशली यूरोप के लिए काम करता है, तो उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती है। ठीक है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के एमएस सेट करने के लिए आपको अलग अलग मेथड है कि डीएसपी कैसे बनाए, सबसे पहले डीएमपी कैसे बनाए। ठीक है, डीएमपी क्या होता है? डीएमपी डाटा आपका डाटा इंटीग्रेट करता है, ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन देता है डिटेल में। ठीक है, अभी डीएमपी एक नया वर्ड है, ये हम सब चीज़ें के बारे में एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे। तो हमें हमने एडवर्टाइज बना लिया, हमने पब्लिशर कनेक्ट कर लिया, हमने डीएसपी ले लिया, हमने एसएसपी ले लिया। अब डाटा जो आ रहा है उसको चेक भी करना पड़ेगा कि ये डाटा कितना एक्यूरेट है, कि हम कि जिन सर्विसेज पे काम कर रहे हो सर्विसेज हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो चीज़ें हम डीएमपी के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे प्रोग्रामेटिक कैंपेन को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के फॉर्मेट क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो सभी एडवर्टाइजिंग में होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले एड होता है जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। वीडियो एड होता है जो किसी वीडियो के बीच में आता है। प्रोग्रामेटिक नेटिव एड होते हैं जिसमें आप बहुत सारी मेथड होती है, उसके अंदर डायरेक्ट होता है। और नेटिव एड्स के अलग अलग मैं आपको पूरे वीडियो के साथ में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कि सारे एड कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हैं। ऑडियो प्रोग्रामेटिक एड होता है जो ऑडियो एड होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। डिजिटल आउट ऑफ होम प्रोग्रामेटिक एड होते हैं, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे जिसको दो बोलते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। अब ये होता है व्हाट आर यू मिसिंग प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे।